बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट सितंबर सन 2026 के लिए आज से हमने बाकायदा तौर से क्लास शुरू कर दी है। इस ज़िम्न में हम सबसे पहले पिछली बार के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम फरवरी सन 2026 में जो क्वेश्चन पेपर आए थे उन्हें हल करेंगे। ठीक है, पेपर 2 की ये पहली लैंग्वेज है। याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने उर्दू को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 120 तक हल करेंगे। और अगर आपने उर्दू को एज ए सेकेंड लैंग्वेज चूज़ किया हुआ होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक हल करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 91 से हल करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके सामने दावा और दलील के रूप में है। पूछा यह जा रहा है कि इन दोनों को पढ़ के कौन सा वाला ऑप्शन दुरुस्त है। दावा है कि इब्तदाई सालों में ज़बान के सीखने में ताख़ीर करने से बच्चों के लिए नई ज़बानें सीखना मुश्किल हो जाती है। अगर आप शुरुआत में ही बच्चों को लैंग्वेज सिखाने में देरी करेंगे तो बच्चे न्यू लैंग्वेज सीखने में डिफ़िकल्टीज़ फेस करेंगे। ये दावे में बात कही गई है जो कि बिल्कुल सही है। शुरुआती दौर में हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान सीखने का मौका देना चाहिए। क्योंकि जो बच्चों का इब्तदाई साल होता है, अर्ली ईयर्स होते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं बच्चों को लैंग्वेज सीखने के लिए। दलील में यही बात कही गई है कि बच्चे के इब्तदाई साल ज़बान सीखने के लिए ख़ासे हसास मुद्दत होते हैं, सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं, जो शुरुआती दौर होते हैं बच्चों के। तो इसलिए हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नई ज़बानें सीखने के लिए मौके देने चाहिए। ठीक है, देर करेंगे तो बच्चे ज़बान सीखने में मुश्किल का सामना करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि दलील भी सही है, यानी दावा और दलील ए और आर दोनों दुरुस्त हैं। आर ए की सही वजाहत भी करता है, तो ऑप्शन 4 दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा जा रहा है कि कसीर लिसानियात के हवाले से यानी मल्टीलिंगुअलिज्म के हवाले से कौमी दरसियात का खाका बराए असासी मरहला 2022 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2022 का, उसका जो एक कलीदी उसूल है, जो मेन प्रिंसिपल है, वो क्या है। तो लिसानियात के हवाले से, कसीर लिसानियात के हवाले से, मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिकता के हवाले से पूछ रहा है। चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, हमें एक सही जो उसूल है वो मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है कि इब्तदाई सालों में बच्चे मुतअद्दिद ज़बानें यानी ओरल लैंग्वेजेस में शुद्ध बुद्ध पैदा नहीं कर पाते। जो अर्ली स्टेजेस होती हैं बच्चों की, अर्ली जो एज होती है, उसमें बच्चे ओरल लैंग्वेजेस नहीं समझते हैं। जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। कसीर लिसानियात के वकूफ़ी और समाजी या सकाफ़ती फ़वाइद दोनों होते हैं। जो मल्टीलिंगुअलिज्म है इसके कॉग्निटिव और सोशल बेनिफिट्स होते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा ऑप्शन है कि घर की ज़बान से छुटकारा पाने में बच्चों की लाजमन मदद करनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि घर की ज़बान, मादरी ज़बान बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, वो एज ए रिसोर्स काम करती है। तो हमें उससे छुटकारा नहीं दिलाना चाहिए, बल्कि घर की ज़बान का इस्तेमाल कसरत से करना चाहिए। अगला है कि मुअस्सिर ज़बानी मुंतकली यानी करिकुलम ट्रांजेक्शन में क्लासरूम की कसीर लिसानी नौइयत रुकावट का बाइस बनती है। क्या मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास में हिंड्रेंस, रुकावट पैदा करती है? बिल्कुल गलत बात है। यानी कि कसीर लिसानियात के हवाले से जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 होगा, यानी कसीर लिसानियात, मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता, संज्ञानात्मक और सामाजिक यानी कि कॉग्निटिव और सोशल कल्चरल फ़ायदा दोनों देती है। क्वेश्चन नंबर 93 बाज़ ज़बान बोलने वाली कम्युनिटियों में ज़बान की 2 शक्लें एक साथ मौजूद हैं और हर शक्ल एक इम्तियाजी समाजी तफ़ाउल रखती है। इस सूरत हाल को क्या कहते हैं? यानी कि किसी समुदाय में, किसी कम्युनिटी में एक ज़बान के 2 फॉर्म हैं, ज़बान की 2 शक्लें हैं, जो
एक साथ मौजूद हैं और हर शक्ल एक इम्तियाजी समाजी तफ़ाउल रखती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम डाइग्लोसिया कहते हैं। डाइग्लोसिया ऑप्शन 2 में दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि बच्चे जोड़ियों में काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। एक मतन को 2 में तकसीम किया गया, यानी एक टेस्ट है, एक पैसेज है, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक बच्चा अपने मतन को दूसरे जोड़ीदार के लिए पढ़ता है, यानी एक बच्चा पैसेज को पढ़ता है, दूसरा सुनता है, जबकि दूसरा जोड़ीदार सुनकर उसे लिखता है। दोनों मिलकर मुकम्मल मतन पर काम करते हैं, कंप्लीट जो टेक्स्ट है उस पर काम करते हैं। तो इस सरगर्मी को हम क्या कहेंगे? तो इस सरगर्मी को हम पार्शियल डिक्टेशन कहेंगे, जुज़वी इमला कहेंगे। एक बच्चा पढ़ रहा है पैसेज को, दूसरा सुन के उसको लिख रहा है, तो यह है पार्शियल डिक्टेशन यानी जुज़वी इमला। क्वेश्चन नंबर 95 ज़बान की क्लास में अदबी मतून यानी जो लिटरेरी टेक्स्ट हैं उनके मुताले के बारे में कौन सा बयान सही नहीं है? निगेटिव फाइंड आउट करना है। चलो चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। अदबी मतून ज़बान सीखने के लिए सकाफ़ती इनपुट का काम करते हैं। जो लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं वो लैंग्वेज लर्निंग में हमें कल्चरल इनपुट देते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अदबी मतून तनकीदी तर्ज फ़िक्र और गौर तदब्बुर की सलाहियत देते हैं। जो अदबी मतून होते हैं जैसे प्रेमचंद की कहानी या फिर आपके इस्माइल मिर्ठी की नज़में, ये सब बच्चों में गौर व फ़िक्र और तदब्बुर की सलाहियत पैदा करते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अदबी मतून तहसीन और लुत्फ़ अंदोज़ी वाले मतून होते हैं, अप्रिसिएशन होता है अदबी मतून से, ये बात भी दुरुस्त है। अदबी मतून को ग्रामर सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कोई भी कहानी जैसे प्रेमचंद की पंचायत हो गई, प्रेमचंद की ईदगाह हो गई, ये कहानी हम सिखाते हैं, या फिर हम नज़ीर अकबराबादी या फिर इस्माइल मिर्ठी की नज़में बच्चों को पढ़ाते, तो इसका मकसद हमें ग्रामर सिखाना नहीं होता है, कवायद सिखाना नहीं होता है। तो जो ऑप्शन दुरुस्त नहीं है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 96 छठी क्लास के नवीन को मतन पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, ठीक है, खुद से बच्चा किसी पैसेज को नहीं पढ़ पा रहा है। टीचर क्या करता है? उसे पढ़ने के लिए एक सादा टेस्ट देती है, मतन देती है, पैसेज देती है। वो उसके लिए मुश्तरका रीडिंग सेशन रखती है, यानी कि कॉमन रीडिंग सेशन रखती है। उस्ताद के लिए फराहम की गई ये जो मदद है उसको क्या कहेंगे? यानी कोई बच्चा खुद से किसी काम को नहीं कर पा रहा है तो उसको टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है, तो इस टेम्परेरी हेल्प को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट दिया था किसने? लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। उर्दू में इसका तर्जुमा अलग अलग अल्फाज में कर देता है, कभी इसको ताउनी मफरूज़ा कह देता है, कभी इसको मचान बंदी कह देता है। यहाँ पे इब्तिदाई ढांचे की तैयारी इसका नाम दिया है। लेकिन अच्छा ये है कि इस बार जो पेपर आया है उसमें अंग्रेज़ी में भी इसने ऑप्शन में कुछ अल्फाज डाल दिए हैं जिससे बच्चों को आसानी हो जा रही है। पेपर तो अंग्रेज़ी में ही सब बनाते हैं और फिर उसको उर्दू में तर्जुमा कर देते हैं। मुझे लगता है गूगल से तर्जुमा या चैट जीपीटी से तर्जुमा करके पेपर दे देते हैं। तर्जुमा की नौयत बहुत बुरी होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 97 में क्या पूछा जा रहा है? ज़बान की तदरीस व आमोज़िश का कौन सा नुक्ता नज़र टीचिंग लर्निंग का कौन सा अप्रोच है जो ये कहता है कि ज़बान एक आदत है, लैंग्वेज इज़ अ हैबिट। तो भाषा एक आदत है, ये समई लिसानी यानी ऑडियो लिंगुइज्म जो मेथड है उसमें ये बात मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका 4 दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि एक बच्चा गैर दर्सी इक़्तिबास पढ़ता है, अनसीन पैसेज पढ़ता है, उसके बाद क्या करता है? जब वो पढ़ता है अनसीन पैसेज तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो उसके बाद के सवालों के जवाब देगा। एक पैसेज पढ़ रहा है और फिर उसे ये उम्मीद की जाए कि वो पैसेज पढ़ के सवालों के जवाब देगा। तो वो किस तरह की रीडिंग कर रहा है, किस किस्म की वो क़िराअत कर रहा है? तो वो स्कैनिंग कर रहा है, यानी बगौर जायज़ा वो ले रहा है। जैसे आप सीटेट में पैसेज को हल करते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ते हैं, स्कैन कर लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्कैनिंग बगौर जायज़ा।
क्वेश्चन नंबर 99, उस्ताद बच्चों को 5 तस्वीरें दिखाता है और उनसे कहता है कि इन तस्वीर की बुनियाद पर कोई कहानी लिखें। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग यानी तख्लीकी तहरीर। ऑप्शन 3 दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 100, दर्ज झेल में से कारकर्दगी पर मबनी जायज़े का खुसूसियत कौन सी है? कारकर्दगी पर मबनी जायज़ा यानी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, इसमें कौन है? तो देखिए, सियाक़शुदा तरसीली काम यानी कि कंटेक्चुअलाइज्ड कम्युनिकेटिव टास्क जो हैं ये हैं कारकर्दगी पर मबनी असेसमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट ये हैं, यानी हम अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट किसी काम को जब करते हैं तो वो कारकर्दगी पर मबनी जायज़े की खुसूसियत होती है। सियाक़शुदा तरसीली काम, कंटेक्चुअलाइज्ड कम्युनिकेटिव टास्क। ठीक है, ऑप्शन 3 दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 101, क़िराअत के बारे में, रीडिंग के बारे में, ठीक है, पठन कौशल के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? पहला है कि क़िराअत सिर्फ हर्फ और सौत के रिश्ते को समझना और अल्फाज की दुरुस्त अदायगी का नाम है। जी नहीं, बिल्कुल ग़लत बात है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप हरूफ की अदायगी कर दें। पढ़ने का मतलब है आप मानी को अख्ज़ करें। क़िराअत अलामात को डिकोड करके मानी तक रसाई हासिल करना है, यानी मीनिंग को समझना, ये क़िराअत है। ठीक है, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं रहे तो आपका पढ़ना मुकम्मल नहीं हुआ। रीडिंग स्किल कहते उसे हैं कि आप पढ़ के उसकी मीनिंग को समझें, यानी कि ए दुरुस्त है और ए गलत है और बी सही है। ठीक है, बी दुरुस्त है मगर ए गलत है। ऑप्शन 2 दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 102, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को सुनने की महारतों का जायज़ा लेना चाहती है, बच्चों की लिसनिंग स्किल को टेस्ट करना चाहती है, तो वो क्या कर रही है? वो सुनने के जायज़े के तौर पर दर्ज सरगर्मियाँ करती है। कौन सी सरगर्मी सबसे अच्छी है? पहला है कि उस्तानी बच्चों को एक कहानी सुनाती है जिसके बाद वो फ़हम पर मबनी क्वेश्चन पूछती है। कहानी सुना के फिर कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन पूछ रही है, या फिर टीचर कहती है बच्चों को कि कहानी पढ़ो, पढ़ने के लिए कहती है कहानी, और उसके बाद उनसे फ़हम पर मबनी बोधात्मक प्रश्न पूछती है, या फिर उस्तानी उन्हें ज़ख़ीरे अल्फाज यानी वोकैबलरी पर मबनी काम देती है, या फिर उनको उनकी ज़बानी पेशकश के एतबार से दर्जा बंदी कर देती है, उनका क्लासिफिकेशन कर देती है। तो देखिए, लिसनिंग स्किल का टेस्ट लेना है तो आप बच्चों को कहिए कि वो कहानी सुनाएं, या फिर आप खुद बच्चों को कहानी सुनाइए और फिर जो कुछ कहानी में घटना हुई है उससे मुताल्लिक सवाल पूछिए। अगर बच्चे ने सही से जवाब दिया इसका मतलब उसने सही से कहानी सुनी है। तो इस तरह से आप बच्चों की लिसनिंग स्किल को टेस्ट कर सकते हैं। तो उस्तानी बच्चों को एक कहानी सुनाती है जिसके बाद वह फ़हम पर मबनी सवालात पूछती है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल है कि डैश का ताल्लुक़ ज़बान में मानी के पहलुओं से है, यानी ज़बान में जो मानी के पहलू होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिमेंटिक कहते हैं, यानी सिमेंटिक का ताल्लुक़ ज़बान में मानी के पहलुओं से होता है। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि दर्ज झेल में से कौन सा ज़बान सीखने का उसूल नहीं है? चारों ऑप्शन पढ़ो, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। पढ़ते हैं। आमोज़गार सीखने के लिए अपनी तरजीही नुक्ते नज़र में मुख्तलिफ हो सकते हैं। बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ज़बान एक तरसीली ज़रिया है, कम्युनिकेटिव स्किल है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ज़बान कवायद की साख्तों या उसूलों को याद करने से जब भी रिमेंबर की बात आए, रटने की बात आई, ये नेगेटिव पॉइंट है। ज़बान सीखने में महारत और इल्म दोनों बरगुज़ार होते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यानी जो सही नहीं है वो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है जो कि जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, छठी क्लास के एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड के बीचों बीच एक लफ्ज़ लिखा और अपने आमोज़गारों से कहा कि उस मरकज़ी अल्फाज से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम अल्फाज पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, गौर व खौज करें जो उनके ज़हन में आ रहे हैं। तो इस एक्टिविटी का मकसद क्या है? तो इस एक्टिविटी का मकसद ये है बच्चों का वोकैबलरी पावर बढ़ाना, आमोज़गारों के ज़ख़ीरे अल्फाज में बेहतरी लाना। ऑप्शन 1 दुरुस्त है। अब देखिए, ये पैसे से मुताल्लिक सवाल है। ठीक है,
यहाँ पे एक नज़्म दी गई है, आप इस नज़्म को पढ़ के, शेरी हिस्से को पढ़ के इससे मुताल्लिक सवाल का जवाब दे सकते हैं। टहनी में किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था रात सर पे आई। उसके बाद उड़ने चुगने में दिन गुजरा, पहुँचूं किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आहोसारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, क्या गम है जो रात में है अंधेरा, मैं राह में रोशनी करूँगा। तो ये पैसेज था। अब इससे मुताल्लिक सवालों के जवाब आप खुद ही से कर सकते हैं। बुलबुल को आशिया तक पहुँचने में क्यों परेशानी हो रही थी? क्योंकि हर चीज़ पे अंधेरा छा गया था। बुलबुल की आहोजारी सुनकर कौन बोला? जुगनू बोला, कह रहा कि कोई बात नहीं, मैं उजाला कर दूंगा रास्ते में। जुगनू ने बुलबुल से क्या बोला? राह में रोशनी करने के लिए कहा। ऑप्शन 1 दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 109, शजर की जमा क्या होगी? तो शजर की जमा अशजार होगी। ऑप्शन 2 दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 110, हर डैश पे छा गया अंधेरा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो खाली जगह पे क्या भरा जाएगा? पैसेज में साफ साफ लिखा है हर शय पे छा गया अंधेरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हर शय पे नहीं बल्कि हर चीज़ पे लिखा है। ठीक है, तो हर चीज़ पे लिखा है ना, तो हर चीज़ होगा। ठीक है, हर चीज़ यानी कि ऑप्शन इसमें देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन है दुरुस्त हो जाएगा। बुलबुल कहाँ उदास बैठा था? तो शजर की टहनी पे उदास बैठा था। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे एक नसीबा दादी वाला पैसेज है। देखो पैसेजेस रिपीट बहुत हो रहे हैं उर्दू में ख़ास तौर से, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी, एक बूढ़ी मुलाजमा उनके साथ रहती थी। उनके शौहर का इंतकाल या मुद्दत हो चुकी थी। उनका बेटा शादाब और उसकी फैमिली अमेरिका चले गए थे। एक तो वो दमे की मरीज़ थी, उस पर अयाज़ की शरारतें अलग। एक दिन हस्ब आदत अयाज़ अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी की छत पर जा धमका और शोर मचाता रहा, लेकिन न तो दादी डंडा लेकर आई न बूढ़े मुलाजमा ने उन्हें टोका। फिर अयाज़ ने नसीबा दादी के पेड़ के सारे कच्चे अमरूद तोड़ डाले। पहले तो अयाज़ को हैरत हुई, मगर वो अमरूद खाने में मसरूफ़ हो गया। अचानक उसकी नज़र सदर दरवाजे पर पड़ी, जहाँ सुबह का अखबार और दूध की बोतल ज्यों के त्यों रखे हुए थे। ये पैसेज है। अब इससे मुताल्लिक सवाल, नसीबा दादी को कौन सा मरज़ था? दम्मे का मरज़ था। अयाज़ किसके साथ नसीबा दादी की छत पे जा धमका? तो अपने दोस्त इरफान के साथ। क्वेश्चन नंबर 114 है कि अयाज़ ने नसीबा दादी के पेड़ के क्या तोड़ डाले? तो कच्चे पक्के जितने अमरूद थे सारे तोड़ डाले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 दुरुस्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त है। अयाज़ की नज़र अमरूद खाते खाते किस पर पड़ी? सदर दरवाजे पे पड़ी। ऑप्शन ए दुरुस्त है। नज़र की जमा क्या होगी? तो नज़रों हो जाएगी। ऑप्शन 4 दुरुस्त हो जाएगा। दोस्त का मुतसाद दुश्मन हो जाएगा। नसीबा दादी के साथ कौन रहता था? तो उनकी बूढ़ी मुलाजमा रहती थी, यानी कि ऑप्शन 4 दुरुस्त है। तो देखिए पैसेज तो बहुत आसान आता है। पैसेज में 15 में से 15 लगभग सभी लोग कर लेते हैं। आपको पेडागोजी को अंग्रेज़ी से रिलेट करके हल करना है। अंग्रेज़ी का जो क्वेश्चन पेपर होता है और जो उर्दू का क्वेश्चन पेपर होता है, पेडागोजी के 15 सवाल सेम होते हैं। तो अगर आपका उर्दू मजबूत नहीं है तो आप इंग्लिश में से देख कर उर्दू हल कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश मजबूत नहीं तो उर्दू से आप इंग्लिश को हल कर सकते हैं। ठीक है, किसका इंतकाल हुआ मुद्दत हो चुकी थी? तो उनके शौहर का, यानी नसीबा दादी के शौहर का। आखिरी सवाल कि नसीबा दादी का बेटा और उनकी फैमिली कहाँ चले गए थे? तो लंदन चले गए थे। तो ये हमने क्वेश्चन पेपर जो कि फरवरी 2026 में आया था इसको हल किया। आगे अगली क्लास में हम एक और क्वेश्चन पेपर, यही क्वेश्चन पेपर की दूसरी लैंग्वेज को हल करेंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।